तो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा मैं। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैं आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइस, जो आपसे बेस्ट फ्रेंड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड कोशिश करिए नोट बनाने का, क्योंकि गाइस नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि नोट बनाइए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिविज़न करना। तो आप रिविज़न तभी कर पाएँगे जब आप खुद से चीज़ों को नोट करेंगे, क्योंकि जो चीज़ आपको नहीं पता होगी आप वही चीज़ नोट करेंगे। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर रहेगा और आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए इस आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर सेट को स्टार्ट करते हैं। और गाइस याद रखिएगा, आज का हमारा आरपीएफ का जो सेट चलेगा वो हमारा सेट 6 चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है, ये आपको बताना है। तो बताइए, आप सभी ने सुना होगा, एक होती है जो कि आपकी सदिश राशि है और दूसरा आपका अदिश राशि है। तो आपको बताना है कि कौन है जो कि अदिश राशि है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भार, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी शक्ति या ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो बताइएगा इसकी कौन है जो कि आपका एक अदिश राशि है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शक्ति जो है ये हमारा जो है अदिश राशि है, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं गाइस, तो याद रखिएगा, इसे हम कहते हैं पावर। भार आपका यानी कि जो वजन हो गया, ये आपका वेट हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना, गुरुत्वाकर्षण आपका ग्रेविटी। अगर हम बात करते हैं कि सदिश राशि और अदिश राशि किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम सदिश राशि की परिभाषा को समझते हैं गाइस। तो याद रखिएगा कि सदिश राशि होती है वे भौतिक राशि। इसे आप लिख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रहेगा तो ऑप्शन में भी कोई भी रहेगा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? तो याद रखिएगा वे भौतिक राशि, जो याद रखिएगा वे भौतिक राशि जिसका जो है सिर्फ जो है आपका जो है क्या होगा, इस तो याद रखिएगा जिसमें केवल जो है परिमाप हो। याद रखिएगा जिसमें जो है क्या होगा, इस तो याद रखिएगा जिसमें जो है कैसे रखिएगा, केवल जो है परिमाप हो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? केवल जो है क्या होगा, इस तो याद रखिएगा केवल परिमाप हो, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें केवल परिमाप हो यानी कि दिशा नहीं होगा, इस याद रखिएगा जिसमें केवल परिमाप, परिमाप का मतलब है याद रखिएगा जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ठीक है? याद रखिएगा जिसमें सिर्फ परिमाप हो वो क्या कहलाता है, आपका अदिश राशि कहलाता है। और जिसमें परिमाप और दिशा दोनों होता है वो आपका सदिश राशि कहलाता है। तो शक्ति आपका एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें सिर्फ जो है गाइस का परिमाप है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, यानी कि कोई भी दिशा नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं गाइस, अगर हम बात करें कि आपका जो है अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपका कौन कौन सा ऐसा राशि है जो कि आपकी एक अदिश राशि है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का उठाकर देख लेगा, यहाँ पे आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। सदिश राशि और अदिश राशि से प्रश्न रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो हम एक-एक करके बात करेंगे कि कौन आपका सदिश राशि है और कौन आपका अदिश राशि है। तो सबसे पहले हम अदिश राशि की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें कि कौन-कौन सी ऐसी राशि है जो कि आपका एक अदिश राशि है, तो सबसे पहले आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे, जो कि आपका क्या है गाइस, तो याद रखिएगा समय। समय जो है गाइस याद रखिएगा ये आपका जो है अदिश राशि है, ये आपको ध्यान रखना है। समय जो है ये आपको ध्यान रखना है आपका अदिश राशि है, ठीक है? उसके अलावा जो है गाइस दूसरा आपको याद रखना है, जो कि आपका वॉल्यूम यानी कि गाइस याद रखिएगा आपका जो है गाइस याद रखिएगा द्रव्यमान, ठीक है? आपको ध्यान रखना है द्रव्यमान जो है ये आपकी कौन सी राशि है, तो ये आपको ध्यान रखना है। द्रव्यमान जो है आपका एक अदिश राशि है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा आपका और कौन सा अदिश राशि है, तो याद रखिएगा ऊर्जा। ऊर्जा जो है गाइस याद रखिएगा आपकी एक अदिश राशि है, ये आपको ध्यान रखना है, ऊर्जा आपकी अदिश राशि है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो और कौन सी आपकी अदिश राशि है गाइस, तो याद रखिएगा आपका जो अदिश राशि है जैसे कि आपका हो गया लंबाई। लंबाई जैसे तो या गाइस याद रखिएगा इसमें लंबाई में जो है कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो याद रखिएगा लंबाई जो है आपकी जो है अदिश राशि हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भी गाइस आपको याद रखना है, ये आपकी एक अदिश राशि है, ये आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल आपकी अदिश राशि है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो और कौन सी है गाइस, तो याद रखिएगा क्षेत्रफल हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें आयतन, आयतन भी कैसे याद रखिएगा, ये आपका जो है आयतन जो है गाइस याद रखिएगा ये आपका अदिश राशि है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो आपका छठा और सातवां याद रखिएगा तापमान। तापमान जो है ये आपकी कौन सी राशि है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तापमान जो है ये आपकी एक अदिश राशि है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है ये आपका एक अदिश राशि है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजों को आप नोट कर लीजिएगा, जो भी मैंने आपको अदिश राशि लिखाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हाँ, आपका 8 करके, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो।
तो अगर हम बात करें गाइस तो यहाँ पे 8 में जो है गाइस देखिएगा आपका जो है यहाँ देखिएगा कार्य कार्य जो है ये आपका कौन सा है, तो यहाँ देखिएगा कार्य जो है ये आपका अदिश राशि है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना कार्य जो है ये आपका अदिश राशि है। इसके अलावा घनत्व घनत्व जो है गाइस देखिएगा ये भी आपका एक अदिश राशि है, ये आपको ध्यान रखना। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं टोटल 10 लिखवा देती हूँ गाइस, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो दाब दाब जो है गाइस यहाँ देखिएगा ये भी आपका एक जो है अदिश राशि है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, ये आपको बताना है। तो बताइए भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लाइफलाइन एक्सप्रेस, ऑप्शन बी वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन सी थार एक्सप्रेस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ जो है पॉइंट को याद रखेंगे। सबसे पहले वंदे भारत की बात करें तो याद रखिएगा गाइस ये जो है 180 किलोमीटर जो है गाइस याद रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है 180 किलोमीटर जो है गाइस याद रखिएगा प्रति घंटा के से जो है प्रति घंटे की रफ्तार से जो है ये चलती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो याद रखिएगा ये जो है गाइस याद रखिएगा ये कहाँ से किस ट्रैक पे चलती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये नई दिल्ली से जो है गाइस देखिएगा ये नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि जो है आपका जो है वंदे भारत एक्सप्रेस जो है गाइस देखिएगा ये कहाँ से कहाँ चलती है, तो नई दिल्ली से जो है गाइस देखिएगा ये आपको ध्यान रखना है। नई दिल्ली से जो है गाइस देखिएगा ये आपको ध्यान रखना है। नई दिल्ली से जो है ये वाराणसी के जो बीच है, नई दिल्ली से वाराणसी के बीच जो है गाइस देखना है आपको कि नई दिल्ली से वाराणसी के बीच जो है ये चलती है। क्योंकि ये भी प्रश्न पूछता है कि जो है कौन सी ट्रेन है किसके बीच चलती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो याद रखिएगा नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जाएगा तो आपको नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, तो अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि यह ट्रेन जो है गाइस देखिएगा 8 घंटे की अगर हम बात करें 8 घंटे में जो है गाइस देखिएगा 8 घंटे में जो है गाइस देखिएगा ये कितना किलोमीटर चलती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो 8 घंटे में जो है गाइस देखिएगा 771 किलोमीटर जो है गाइस देखिएगा 8 घंटे में जो है गाइस देखिएगा 771 किलोमीटर जो है गाइस देखिएगा 771 किलोमीटर जो है गाइस देखिएगा इसकी जो है 71 किलोमीटर की जो है गाइस देखिएगा दूरी तय करती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कितना किलोमीटर 8 घंटे में जो है 771 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये तीनों पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार लगा लीजिए। आप परीक्षा की दृष्टि से देखिएगा ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न सब है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं जितना भी पॉइंट लिखा रही हूँ ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी भूतापीय ऊर्जा या ऑप्शन डी बायोगैस। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो है ये कौन सा है, पेट्रोलियम यानी कि आपका ऑयल जो है गाइस देखिएगा ये आपका जो है आपको ध्यान रखना है कि ये आपका जो है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। उसके अलावा अगर हम बात करें पवन ऊर्जा जो है ये आपका गैर पारंपरिक स्रोत है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपका कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है पवन ऊर्जा जो है गाइस देखिएगा ये आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो है पूछा जाता है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिएगा ये आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो है भूतापीय ऊर्जा जो है गाइस याद रखिएगा ये भी आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा है, ये आपको ध्यान रखना है। भूतापीय ऊर्जा भी जो है ये आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा है, ये आपको ध्यान रखना है, गैर पारंपरिक ऊर्जा है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो आपका बायोगैस बायोगैस भी जो है गाइस याद रखिएगा बायोगैस भी आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम अगर हम बात करते हैं गाइस तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि पारंपरिक ऊर्जा जो है ये किसे कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे जो है डिफिनेशन भी लिखूंगी, उसके साथ साथ जो है गाइस मैं यहाँ पे जो है एग्जांपल भी दूंगी कि कौन कौन सा है जो कि आपका जो है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन कौन जो है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, तो पारंपरिक ऊर्जा जो है ये किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा पारंपरिक ऊर्जा जो है वो जो प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त हो, ठीक है। पारंपरिक ऊर्जा किसे कहते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है।
पारंपरिक ऊर्जा उसे कहते हैं जो प्राकृतिक, ठीक है, आपको ध्यान रखना, जो प्राकृतिक संसाधनों से जो है कैसे देखिएगा, जो प्राकृतिक जो है कैसे देखिएगा, जो प्राकृतिक संसाधनों से जो है कैसे देखिएगा, जो प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होते हैं कैसे आपको ध्यान रखना है, उसे हम क्या कहते हैं इससे आपको ध्यान रखना है, जो प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं इससे आपको ध्यान रखना, जो प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होता है उसे हम पारंपरिक ऊर्जा कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, प्राप्त होता है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और जो है गैर पारंपरिक इसी का विपरीत हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कि कौन-कौन सा है जो कि आपको जो है एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो कौन-कौन सा है जो कि आपकी पारंपरिक ऊर्जा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है जो आपकी आपका कौन सा हो गया गाइस, तो आपको ध्यान रखना है जैसे कि खनिज तेल जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। खनिज तेल जो है गाइस देखिएगा ये आपका पारंपरिक ऊर्जा हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो है और आपका कौन सा हो गया गाइस, तो याद रखिएगा कोयला, कोयला जो है ये भी आपको प्राकृतिक से प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लकड़ी, लकड़ी जो है कैसे देखिएगा ये भी आपको प्राकृतिक से प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लकड़ी हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें गैस तो याद रखिएगा आपका जो है गैस याद रखिएगा, और कौन सा हो गया गैस, तो याद रखिएगा प्राकृतिक गैस, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो याद रखिएगा प्राकृतिक गैस जो है ये आपका कौन कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये भी आपका प्राकृतिक से होता है। तो ये हो गया आपका प्राकृतिक गैस जो है गैस याद रखिएगा, ये भी आपका जो है याद रखिएगा ये आपका कहाँ से हो गया, तो याद रखिएगा ये आपका हो गया पारंपरिक ऊर्जा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं आपको अगर पूछूं कि आपका कौन कौन सा है जो कि आपका जो है गैस याद रखिएगा गैर पारंपरिक ऊर्जा में जो है ये आपका कौन कौन सा आता है, तो जैसे कि आपका जो है यहाँ पे पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, इसके अलावा जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये आपको ध्यान रखना है सौर ऊर्जा, ठीक है। सौर ऊर्जा जो है गैस याद रखिएगा ये इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा ये हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, तो ये जो है आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। उसके अलावा अगर यहाँ पे आप एक और लिख लीजिएगा जो कि आपका सौर ऊर्जा हो गया, और दूसरा जो है आपको क्या रखना है, दूसरा जो है कैसे देखिएगा, दूसरा जो है आपका परमाणु ऊर्जा हुआ, दूसरा जो है कैसे देखिएगा आपका परमाणु ऊर्जा हुआ, ये भी आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कर्नाटक जो है ये सबसे अग्रगण्य राज्य है रागी उत्पादन में, ये आपको ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं गाइस तमिलनाडु की। तमिलनाडु की बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है तंबाकू उत्पादन में सबसे अग्रगण्य का राज्य कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि तंबाकू का उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य जो है ये करना आंध्र प्रदेश का, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है मिर्च उत्पादन में सबसे अग्रगण्य राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। मिर्च उत्पादन में भी सबसे अग्रगण्य राज्य है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है केला उत्पादन में जो है सबसे ऊपर में जो है यानी कि सबसे अग्रगण्य राज्य कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु है। इसके अलावा अगर हम बात करें कसावा उत्पादन में जो है गाइस देखिएगा सबसे अग्रगण्य राज्य कौन सा है, तो ये आपका तमिलनाडु है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं गाइस कर्नाटक पे। तो कर्नाटक में जो है जो आपसे पूछा गया है कि रागी उत्पादन में कौन सा है, तो कर्नाटक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो मक्का उत्पादन में सबसे अग्रगण्य राज्य कौन सा है, कर्नाटक। और इसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कॉफी उत्पादन में सबसे अग्रगण्य राज्य कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका कर्नाटक है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो चना उत्पादन में जो है सबसे अग्रगण्य राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो अरहर दाल, अरहर दाल में जो है कैसे देखिएगा जो खाने की दाल होती है, अरहर दाल की अगर हम बात करें गाइस तो इसमें इसके उत्पादन में भी महाराष्ट्र जो है सबसे अग्रगण्य राज्य है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा काजू उत्पादन में, तो काजू उत्पादन में भी महाराष्ट्र जो है ये सबसे अग्रगण्य राज्य है, ये आपको ध्यान रखना। और गाइस याद रखिएगा ये आपको ध्यान रखना है ये जो है कौन सा राज्य अग्रगण्य है ये पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि पोलो खेल का प्रचलन निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में हुआ था, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में, या ऑप्शन डी मणिपुर।
तो गाइस आपको बताना है कि पोलो खेल का जो प्रचलन है ये आपका किस राज्य में जो है हुआ था, तो ये आपका जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर में। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है गाइस हम एक एक करके पोलो खेल के बारे में जो है हम एक एक करके बात करेंगे गाइस। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है हम बात करते हैं गाइस पोलो खेल जो है गाइस, देखिएगा पोलो खेल के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है आपका जो है ध्यान रखना है सबसे पहले कि इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये कितने चरणों में होता है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न तो आपसे ये पूछा जाएगा कि पोलो खेल जो है ये कितने चरणों में होता है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है ये कितने चरणों में होता है। तो पोलो खेल जो है guys, याद रखिएगा ये 8 चरणों में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। पोलो खेल जो है guys, याद रखिएगा 8 चरणों में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये 8 चरणों में होता है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है guys कि ये जो है guys, याद रखिएगा प्रत्येक चरण की अवधि जो है guys, ये पूछा जाता है कि प्रत्येक चरण की जो है अवधि कितनी होती है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रत्येक चरण की अवधि जो है गाइस, याद रखिएगा प्रत्येक चरण की अवधि जो है ये कितना होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक चरण की अवधि जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये कितना होता है 7 मिनट। ठीक है, आपको ध्यान रखना है प्रत्येक चरण की अवधि जो है ये कितना होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक चरण की अवधि जो है गाइस, याद रखिएगा ये जो है आपका कितना होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये होता है आपका 7 मिनट होता है। ये आप लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 7 मिनट होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं गाइस दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट पे आते हैं गाइस। तीसरा पॉइंट जो है ये आपको क्या याद रखना है, तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें जो है ये आपको ध्यान रखना है 2 टीम होती है। ठीक है, इसमें जो है गाइस याद रखिएगा कितनी टीम होते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है 2 टीम होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है 2 टीमों में जो है 2 टीमों में जो है गाइस याद रखिएगा 2 टीमों में जो है ये खेला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है पोलो खेल जो है 2 टीमों में खेला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2 टीमों में जो है खेला जाता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि याद रखिएगा पोलो में जो है याद रखिएगा इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो है एक टीम में जो है खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं guys, एक टीम में जो है याद रखिएगा एक टीम में जो है याद रखिएगा कितने होते हैं, एक टीम में जो है 4 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक टीम में जो है ये कितने खिलाड़ी होते हैं, एक टीम में जो है guys, याद देखिएगा 4 खिलाड़ी होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, एक टीम में 4 खिलाड़ी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम गाइस नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, इसके मैदान के बारे में। ठीक है, पोलो के मैदान से रिलेटेड प्रश्न रहता है, तो ये भी आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये जो है आपको मैदान से रिलेटेड है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो कि आपसे पूछा जाएगा गाइस, आपको ध्यान रखना है कि ये जो मैदान है पोलो खेल का जो है गाइस देखिएगा मैदान की अगर हम बात करें तो ये कितना लंबा है गाइस, तो हम इसके जो है गाइस देखिएगा ये जो है इसके जो है गाइस देखिएगा लंबाई के बारे में बात करेंगे, और दूसरा जो है इसके जो है गाइस देखिएगा ये जो है चौड़ाई के बारे में, तो ये पूछा जाता है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर हम लंबाई की बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है ये कितना लंबा होता है, तो याद रखिएगा 300 गज जो है गाइस रखिएगा 300 गज जो है गाइस याद रखिएगा ये लंबा होता है, ये आपको ध्यान रखना। और चौड़ाई जो है ये कितना होता है, चौड़ाई जो है 160 गज जो है गाइस याद रखिएगा ये चौड़ा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मेरा प्रश्न आप सभी से ये है कि कौन सा जो दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको बताना है, ये जो है किसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी, दिल्ली सल्तनत का शासक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से केला में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है, तो आपको बताना है कि केला में प्रमुख रसायन कौन सा मौजूद होता है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, या ऑप्शन डी मौलिक अम्ल। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। केला में जो है ये कौन सा रसायन मौजूद होता है, तो मौलिक अम्ल मौजूद होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि मौलिक अम्ल जो है ये किसमें मौजूद होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है सेब में जो है ये कौन सा अम्ल मौजूद होता है, सेब में जो है ये मौलिक अम्ल मौजूद होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जामुन में जो है ये कौन सा अम्ल मौजूद होता है, तो याद रखिएगा जामुन में जो है ये आपका मौलिक अम्ल मौजूद होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है नाशपाती, नाशपाती जो है गाइस देखिएगा नाशपाती जो है गाइस देखिएगा इसमें जो है गाइस देखिएगा कौन सा अम्ल मौजूद होता है, मौलिक अम्ल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो ब्रोकली होता है
ब्रोकली में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, ये आपको ध्यान रखना है, मौलिक अम्ल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं guys आपके नेक्स्ट पॉइंट जो कि है आपका ऑक्जेलिक अम्ल की अगर हम बात करें तो टमाटर, टमाटर में जो है ये कौन सा अम्ल पाया जाता है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पालक, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो है लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक अम्ल की बात करें तो जितने भी डेयरी उत्पाद होंगे जो कि आपका जो है दूध, दही, दूध हो गया, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इस तो दही हो गया, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इस तो ये आपका हो गया जो कि आपका क्या हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, इसके अलावा पनीर हो गया, जितने भी डेयरी उत्पाद है गाइस याद रखिएगा, या मक्खन हो गया, इन सभी में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाता है गाइस आपका एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल में जो है ये क्या क्या पाया जाता है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है, नींबू, नींबू में जो है ये कौन सा अम्ल पाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नींबू में जो है जो देखिएगा ये आपका जो है स्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें संतरा, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये आपका स्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मौसमी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मौसमी में जो है ये कौन सा अम्ल पाया जाता है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका स्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्थल गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, तो आपको बताना कौन सा स्थल है जो गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बोध गया में, ऑप्शन बी कुशीनगर में, ऑप्शन सी सारनाथ में, या ऑप्शन डी पावापुरी में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा स्थल है जो गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पावापुरी से नहीं संबंधित है, पावापुरी जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो याद रखिएगा महावीर स्वामी की जो है गाइस देखिएगा, पावापुरी जो है गाइस देखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये महावीर स्वामी जो है गाइस देखिएगा, महावीर स्वामी के जो है गाइस देखिएगा निधन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। महावीर स्वामी के जो है गाइस देखिएगा, महावीर स्वामी के जो है गाइस देखिएगा, महावीर स्वामी के निधन से संबंधित है आपका पावापुरी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, महावीर स्वामी के निधन से संबंधित है आपका पावापुरी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, निधन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, निधन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो है एकदम मैं क्लियर लिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को नोट करने टाइम ये कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, इसलिए मैं पूरा क्लियर लिखती हूँ, ठीक है। यहाँ देखिएगा महावीर स्वामी के निधन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं इस बोध गया की, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये तो बुद्ध से संबंधित है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी, ये कहाँ हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बुद्ध को जो है गाइस देखिएगा, बुद्ध को जो है गाइस देखिएगा ज्ञान प्राप्ति जो है गाइस देखिएगा, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति जो है ये कहाँ हुई थी, बोध गया में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, आपको ध्यान रखना है कुशीनगर, कुशीनगर जो है याद रखिएगा बुद्ध के निधन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। कुशीनगर जो है गाइस याद रखना है, कुशीनगर जो है गाइस आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके बुद्ध के निधन से संबंधित कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बुद्ध के निधन से संबंधित जो है ये आपका कुशीनगर है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे जो आपका सारनाथ, सारनाथ जो है गाइस ये देखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है, बुद्ध ने जो है प्रथम उपदेश जो है ये कहाँ दिए थे गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें गाइस ये देखिएगा, बुद्ध के जो है गाइस ये देखिएगा, बुद्ध के प्रथम उपदेश से जो है गाइस ये देखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, बुद्ध के प्रथम उपदेश से संबंधित कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बुद्ध के प्रथम, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बुद्ध के प्रथम उपदेश से संबंधित जो है ये कौन सा है, तो प्रथम उपदेश से संबंधित जो है ये आपका सारनाथ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गांधीनगर में, ऑप्शन बी जमशेदपुर में, ऑप्शन सी करनाल में, या ऑप्शन डी बेंगलुरु में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो है ये कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, करनाल में, ठीक है, जो कि करनाल हमारा कहाँ पड़ता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। करनाल जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, करनाल जो है ये आपके हरियाणा में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें करनाल जो है ये आपके कहाँ पड़ता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, करनाल जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका कहाँ है, तो ये आपको ध्यान रखना है करनाल, या फिर अगर हरियाणा दे दे तो याद रखिएगा ये आपका हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम एक एक पॉइंट से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गांधीनगर, ठीक है, गांधीनगर जो है कहाँ है, आपका गुजरात में है। तो गांधीनगर में आपका कौन सा अनुसंधान है, तो याद रखिएगा प्लाज्मा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है प्लाज्मा अनुसंधान जो है
देखिएगा प्लाज्मा अनुसंधान जो है ये आपका कहाँ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्लाज्मा अनुसंधान जो है गाइस ये देखिएगा ये आपके गांधीनगर में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है गाइस आपका जमशेदपुर की अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है जमशेदपुर में, तो ये आपको ध्यान रखना है धातु प्रयोगशाला अनुसंधान, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस ये आपको ध्यान रखना है कि धातु धातु प्रयोगशाला अनुसंधान जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है धातु प्रयोगशाला, ये आपको ध्यान रखना है। धातु प्रयोगशाला अनुसंधान जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। धातु प्रयोगशाला जो है गाइस ये देखिएगा धातु प्रयोगशाला अनुसंधान जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। धातु प्रयोगशाला अनुसंधान जो है गाइस ये देखिएगा ये जो है आपके ध्यान रखना है कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है जमशेदपुर में, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस आपको जो है याद रखना है बेंगलुरु में, बेंगलुरु की अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है आपका भारतीय खगोल अनुसंधान जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें गाइस ये आपको ध्यान रखना है भारतीय, ठीक है, भारतीय खगोल अनुसंधान जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय खगोल अनुसंधान जो है ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय खगोल अनुसंधान जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय खगोल अनुसंधान जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको जो है बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन डैश में किया गया था, ये आपको बताना है। तो बताइए प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है ये कब किया गया था, तो आपके ऑप्शन है 1994 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1935 में, या ऑप्शन डी 1930 में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जो है आपका 1930 में जो है guys, देखिएगा ये आपको ध्यान रखना है प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना। और याद रखिएगा ये जो है 1930 में जो है कहाँ किया गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना कनाडा में किया गया था। और अगर पूछे कि कनाडा के जो है ये कहाँ किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना, तो याद रखिएगा कनाडा के जो है गाइस याद रखिएगा हैमिल्टन में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कनाडा के जो है गाइस याद रखिएगा ये कहाँ किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। कनाडा के हैमिल्टन में जो है प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था 1930 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है। तो आपको बताना है कि मनुष्य में जो है लिंग निर्धारण किस पे निर्भर करता है। तो आपके ऑप्शन है स्त्री के क्रोमोसोम पर, या ऑप्शन बी पुरुष के क्रोमोसोम पर, या ऑप्शन डी तंत्रिका आवेग पर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो है पुरुष के क्रोमोसोम पे निर्भर करता है, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना टोटल जो है याद रखिएगा 46 जो है गाइस याद रखिएगा 46 जो है आपका क्रोमोसोम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 46 जो है गाइस याद रखिएगा आपका जो है क्रोमोसोम होता है, ये आपको ध्यान रखना। और अगर जोड़ा में पूछे तो याद रखिएगा 23 जोड़े, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन अगर जोड़ा में पूछ दे तो याद रखिएगा 23 जोड़े जो है गाइस याद रखिएगा 23 जोड़े जो है गाइस याद रखिएगा क्रोमोसोम होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 23 जोड़े जो है ये क्रोमोसोम होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम गाइस बात करते हैं अगर फीमेल की, तो यहाँ पे जो है हम फीमेल की बात करेंगे यानी कि स्त्री की। और जो है यहाँ पे हम बात करेंगे गाइस ये आपको ध्यान रखना है मेल की यानी कि पुरुष की, ठीक है। तो याद रखिएगा स्त्री में जो है ये क्या होता है, तो याद रखिएगा स्त्री में जो है ये आपको ध्यान रखना है स्त्री में जो है ये आपका क्या होता है, तो याद रखिएगा स्त्री में आपका एक्स होता है क्रोमोसोम, और जो मेल में होता है ये एक्स वाई होता है, ठीक है। तो अगर जो है मेल्स के थ्रू अगर एक्स एक्स आएगा तो यानी कि जो है ये क्या होगी, तो याद रखिएगा ये होगी आपकी जो है डॉटर होगी, ठीक है। ये जो है ये आपकी क्या होगी गाइस, डॉटर होगी, ठीक है, आपको ध्यान रखना। और जो है गाइस देखिएगा अगर जो है वाई अगर जाता है इस साइड, ठीक है, अगर वाई जाता है गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो है क्या होगा गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो है वाई जाएगा तो सन होगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है किस पे निर्धारण होता है लिंग का निर्धारण पुरुष पे होगा, यानी कि अगर फीमेल में जो है वो एक्स एक्स होता है और मेल में एक्स वाई होता है। अगर मेल के थ्रू एक्स जाएगा तो वो आपको डॉटर होगा, और जो है वाई जाएगा तो वो सन होता है। यही इसी वजह से जो है मनुष्य में जो लिंग का निर्धारण होता है वो फीमेल पे होता है, या फिर अगर माँ बाप में पूछे तो पिता पे होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया, ये आपको बताना है। तो बताइए रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1939 में, ऑप्शन सी 1924 में, या ऑप्शन डी 1934 में। तो 48 में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर गाइस। याद रखिएगा रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था। 1924 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले जो है कैसे देखिएगा 1924, ठीक है। ये डेट जो है आप याद रखिएगा 1924 में जो है देखिएगा ये जो है सामान्य बजट को जो है याद रखिएगा सामान्य बजट रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष जो है अलग पेश किया जाता था। ये जो है आपका जो है किस वर्ष हो गया 1900 जो है 24 में हुआ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर बात करें याद रखिएगा जो 1924 में जो अलग पेश किया जाता था, इसमें आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है आपको लिखना है कि हर साल जो है ये क्या होता था गाइस। तो 1924 में जो है देखिएगा हर साल जो है गाइस देखिएगा रेलवे बजट को जो है गाइस देखिएगा हर साल जो है गाइस आपको याद रखना है रेलवे बजट को जो है ये अलग तो पेश किया जाता था, लेकिन कब पेश किया जाता था ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 1924 में जो गाइस देखिएगा हर साल जो है आपको ध्यान रखना है रेलवे बजट को जो है कैसे देखिएगा हर साल आपको याद रखना है रेलवे बजट आम बजट से 1 दिन पहले पेश किया जाता था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हर साल जो है कैसे देखिएगा रेलवे बजट को जो है कैसे देखिएगा हर साल रेलवे बजट को आम बजट से जो है कैसे देखिएगा हर साल रेलवे बजट को आम बजट से ये जो है 1 दिन अलग पेश किया जाता था। 1 दिन जो है कैसे देखिएगा 1 दिन जो है पहले पेश किया जाता था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है 1 दिन पहले पेश किया जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। यानी पहले रेलवे बजट होता था फिर उसके कल होकर आम बजट पेश किया जाता है, ठीक है। तो हर साल रेलवे बजट को आम बजट से 1 दिन पहले जो है जारी किया जाता था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जारी किया जाता था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद जो है गाइस देखिएगा ये जो है जारी किया जाता था और ये जो है ये कब तक चला। तो ये जो है गाइस देखिएगा 2016 तक जो है गाइस देखिएगा 2016 तक 2016 तक जो है गाइस याद रखिएगा जारी था, ये आपको ध्यान रखना है। 2016 तक जो है गाइस याद रखिएगा जारी था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन 2016 के बाद जो है गाइस याद रखिएगा 2016 के बाद जो है आपको याद रखना है 2016 के बाद 2016 के बाद से जो है गाइस याद रखिएगा यानी कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बाद जो है गाइस देखिए 2016 के बाद जो है गाइस याद रखिएगा इसे जो है याद रखिएगा 2016 के बाद जो है इसे याद रखिएगा इसे आम बजट के साथ जोड़ दिया गया, ठीक है। 2016 के बाद जो है गाइस देखिएगा इसे जो है गाइस देखिएगा 2016 के बाद जो है इसे आम बजट के साथ जो है याद रखिएगा 2016 के बाद जो है गाइस देखिएगा इसे आम बजट के साथ जो है गाइस देखिएगा 2016 के बाद जो है गाइस देखिएगा इसे आम बजट के साथ जो है ये जोड़ दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2016 के बाद जो है इसे आम बजट के साथ जो है जोड़ दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जापान से, ऑप्शन बी आयरलैंड से, ऑप्शन सी पूर्व सोवियत संघ से, या ऑप्शन डी अमेरिका से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है याद रखिएगा ये संविधान के याद रखिएगा किस अनुच्छेद के तहत इसे जो है याद रखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत। तो याद रखिएगा अनुच्छेद जो है गाइस देखिएगा अनुच्छेद जो है 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अनुच्छेद जो है गाइस याद रखिएगा अनुच्छेद 61 के तहत जो है ये राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और याद रखिएगा अनुच्छेद 61 पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है और महाभियोग किस बेसिस पे लगाया जाएगा ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा संविधान के अतिक्रमण पे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है किस बेसिस पे लगाया जाएगा। तो संविधान के जो है गाइस देखिएगा संविधान के जो है गाइस देखिएगा अतिक्रमण करने के बेस पे ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अतिक्रमण यह देखिएगा संविधान के जो है गाइस देखिएगा अतिक्रमण, ठीक है। ये आपको याद रखना है संविधान के अतिक्रमण करने पर जो है गाइस देखिएगा या फिर संविधान के किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर जो है गाइस देखिएगा ये जो है गाइस देखिएगा इस पे जो है महाभियोग लगाया जा सकता है। संविधान के अतिक्रमण करने पर जो है याद रखिएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है।
उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो अमेरिका के संविधान से और क्या-क्या लिया गया है तो गाइस ये आपको ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति का पद जो है ये कहाँ से लिया गया है गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति का पद जो है गाइस याद रखिएगा ये कहाँ से लिया गया है तो ये आपको ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति का पद जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा अमेरिका के संविधान से और कौन सा लिया गया है गाइस तो उपराष्ट्रपति का पद और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है? आपको ध्यान रखना है फंडामेंटल राइट्स जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है गाइस ये देखिएगा ये भी आपके जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार जो है ये भी आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ये कहाँ से लिया गया है? ये भी आपके जो है आपको ध्यान रखना है अमेरिका से। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है? आपको ध्यान रखना है अगर हम बात करें स्वतंत्र न्यायपालिका जो है गाइस याद रखिएगा स्वतंत्र, ठीक है? आपको ध्यान रखना है स्वतंत्र याद रखिएगा स्वतंत्र जो है गाइस याद रखिएगा स्वतंत्र न्यायपालिका जो है ये कहाँ से लिया गया तो ये भी जो है गाइस याद रखिएगा स्वतंत्र न्यायपालिका जो है ये कहाँ से लिया गया ये भी आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक सेल का उदाहरण कौन है? तो आपको बताना है प्राथमिक सेल का उदाहरण कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है वोल्टियर सेल, ऑप्शन बी डेनियल सेल, ऑप्शन सी लेक्लांसी सेल या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से सभी जो है ये आपका जो है प्राथमिक सेल है। सबसे पहले आपको जानना ये है कि जो है आपका जो है ये आपको ध्यान रखना है कि प्राथमिक सेल जो है ये कहते किसे हैं ये आपको जानना है। तो अगर हम बात करें प्राथमिक सेल जो आपको याद रखना है जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ठीक है? वैसे सेल जो होते हैं गाइस याद रखिएगा, वैसे सेल जो होते हैं गाइस याद रखिएगा, वैसे सेल जो होते हैं, जो आपको ध्यान रखना है जो है आपको ध्यान रखना है जो विद्युत ऊर्जा जो है गाइस याद रखिएगा उत्पन्न करते हैं, ठीक है? जो विद्युत ऊर्जा जो है गाइस याद रखिएगा, वैसे सेल जो विद्युत ऊर्जा जो है गाइस याद रखिएगा, जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं ये आपको ध्यान रखना है उत्पन्न करते हैं। और गाइस याद रखिएगा यहाँ पे मेन पॉइंट आता है कि जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं लेकिन गाइस याद रखिएगा और जो है गाइस याद रखिएगा और जो है गाइस याद रखिएगा और कुछ घंटों बाद जो है याद रखिएगा और कुछ घंटों बाद जो है याद रखिएगा निष्क्रिय हो जाते हैं यानी कि खत्म हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कुछ घंटों बाद जो है गाइस याद रखिएगा जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न तो करते हैं लेकिन कुछ घंटों के बाद जो है कुछ घंटों के बाद जो है गाइस याद रखिएगा निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है? आपको ध्यान रखना है कुछ घंटों के बाद जो है ये क्या हो जाता है गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कुछ घंटों के बाद जो है ये निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है? आपको ध्यान रखना है यानी कि खत्म हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो वैसे सेल को जो है गाइस देखिएगा निष्क्रिय हो जाते हैं, वैसे सेल को जो है हम क्या कहते हैं तो वैसे सेल को हम प्राथमिक सेल कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। और जो है गाइस देखिएगा इसमें प्राथमिक सेल आपका कौन सा है वोल्टीय सेल, डेनियल सेल और निकलांसी सेल जो है ये आपका प्राथमिक सेल है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई की नहर कौन सी है? तो आपको बताना है कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई की नहर कौन सी है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका इंदिरा गांधी नहर जो है भारत में सबसे बड़ी सिंचाई की नहर है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम इंदिरा गांधी से रिलेटेड हर पॉइंट को बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इंदिरा गांधी की बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है कि यह आपको ध्यान रखना है कि ब्यास और सतलज नदी के संगम पर जो है हैरिके बैराज से निकाली गई है, ये आपको ध्यान तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो है ये कितना लंबा है, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा ये जो है आपका 650 किलोमीटर जो है गाइस याद रखिएगा इंदिरा गांधी नहर जो है 650 किलोमीटर जो है गाइस याद रखिएगा ये लंबा है, ये आपको ध्यान रखना है 650 किलोमीटर लंबा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है इससे जो है आपको ध्यान रखना है लाभान्वित राज्य, ठीक है? जो है आपका इंदिरा गांधी जो है गाइस याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि इससे जो है लाभान्वित राज्य जो है ये कौन-कौन से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम लाभान्वित राज्य की बात करें, तो इंदिरा गांधी से किस-किस राज्य को लाभ होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहला राज्य जो है, ये आपका आता है राजस्थान आता है, ये आपको ध्यान रखना है किस-किस राज्य को होता है। तो पहला राज्य जो है ये आपका राजस्थान आता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, दूसरा राज्य जो है गाइस याद रखिएगा पंजाब आता है, दूसरा जो है ये आपका पंजाब आता है। और तीसरा राज्य जो है ये आपको कौन सा आता है हरियाणा आता है, ठीक है? आपको ध्यान रखना है तीसरा जो है ये कौन सा आता है गाइस ये आपको ध्यान रखना है हरियाणा आता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इस क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि थायमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो आपके ऑप्शन है विटामिन सी का, ऑप्शन बी विटामिन डी का, ऑप्शन सी विटामिन ए का, या ऑप्शन डी विटामिन बी का। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन बी का रासायनिक नेम जो है ये आपका थायमीन है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन ए का रासायनिक नेम जो है ये क्या है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। रेटिनॉल जो है गाइस देखिएगा, रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो है थायमीन जो है ये किसका है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, थायमीन जो है गाइस देखिएगा ये भी विटामिन बी का रासायनिक नेम है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें विटामिन डी की गाइस तो याद रखिएगा कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल जो है ये किस विटामिन का रासायनिक नेम है गाइस? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका जो है कैल्सीफेरोल जो है गाइस देखिएगा, कैल्सीफेरोल जो है ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरोल। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके विटामिन डी का है। और अगर हम बात करते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है विटामिन सी का। विटामिन सी का जो है गाइस देखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये आपके किस विटामिन का रासायनिक नेम है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है एस्कॉर्बिक एसिड जो है गाइस देखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये आपके किस विटामिन का रासायनिक नेम है? तो ये आपको ध्यान रखना है एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये आपके विटामिन सी का रासायनिक नेम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। इस क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो बताइए राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग जो आर्टिकल 61 के तहत लगाया जा सकता है, तो उसमें जो है अगर आपको जो है महाभियोग लगाने के लिए जो है कितने लोगों का समर्थन चाहिए? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है guys। तो आपके ऑप्शन है सदन में जो है सदन के विशेष बहुमत से ये हो जाएगा, या ऑप्शन बी सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो तिहाई जो है गाइस देखिएगा सदस्य होने चाहिए, या ऑप्शन सी सदन के कुल सदस्यों में से बहुसंख्यक सदस्य होने चाहिए, या ऑप्शन डी सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 जो है सदस्य होने चाहिए। यहाँ पे आपसे क्या बोला है कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य होने चाहिए, यानी जो सदन से में उपस्थित होंगे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कि सदन के जितने भी सदस्य होते हैं, वो जितने भी सदस्य हुए चाहे मतदान करने वाले होना हो, जो सदन के सदस्य होंगे कुल सदस्य उसमें कम से कम 2/3 होने चाहिए। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। और यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखिएगा सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए। अब तक एक भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। इस क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती है? यानी कि जब मानव जन्म ले लेता है तो कौन सा ऐसा ऊतक है जिसमें कोई भी कोशिका का विभाजन नहीं होता है? तो ऑप्शन ए जनन, ऑप्शन बी कंकाल, ऑप्शन सी संयोजी, या ऑप्शन डी तंत्रिका। सो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तंत्रिका में कोई भी ऊतक विभाजन नहीं होता है, यह आपको ध्यान रखना। और अगर आपसे पूछा जाए कि तंत्रिका का जो है वैसे देखिएगा, अगर आकार पूछा जाए कि तंत्रिका का आकार जो है ये कैसा होता है, एक बार पूछा गया था, तो ये आप याद रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है तंत्रिका का आकार जो है ये कैसा होता है। तो याद रखिएगा तंत्रिका का आकार जो है वैसे देखिएगा पौधों की तरह होता है, ये आपको ध्यान रखना है पौधों की तरह जो है। याद रखिएगा तंत्रिका का आकार जो है ये कैसा होता है, पौधों की तरह तंत्रिका का आकार होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पौधों की तरह जो है आकार होता है इसका, ये आपको ध्यान रखना है, पौधों की तरह होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। इस क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो आपको बताना है मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो आपके ऑप्शन है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी समाज में समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, या ऑप्शन सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो सबसे पहले अगर मौलिक अधिकार की बात करेगा तो ये आपको ध्यान रखना है मौलिक अधिकार जो है गाइस याद रखिएगा ये आपका भाग 3 में है, ये आपको ध्यान रखना है। और मैं पूछी भी हूँ कि ये जो है आपको याद रखना है कि ये जो है आपका कहाँ अमेरिका के संविधान से लिया गया। और आर्टिकल की अगर बात करेगा इस तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका आर्टिकल जो है ये आपको ध्यान रखना है 36 से लेकर जो है जो देखिएगा 36 से लेकर जो है 51 तक दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। 36 से 51 तक जो है ये मौलिक अधिकार का उल्लेख है, ये आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद अगर बात करिए, अब आते हैं इसका जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित कराना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन जो है हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। इस क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि अमृत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो आपके ऑप्शन है मसाला उत्पादन से, ऑप्शन बी फल उत्पादन से, या ऑप्शन सी नदी जोड़ो परियोजना से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नदी जोड़ो परियोजना से जो है अमृत क्रांति का संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करें आपका फल उत्पादन से कौन सा क्रांति संबंधित है, तो याद रखिएगा स्वर्ण क्रांति जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें स्वर्ण क्रांति जो है गाइस, याद रखिएगा ये किससे संबंधित है, ये आपके फल उत्पादन से संबंधित है। और मसाला उत्पादन से आपका कौन सा क्रांति संबंधित है, तो याद रखिएगा बादामी क्रांति जो है गाइस, याद रखिएगा बादामी क्रांति जो है गाइस, याद रखिएगा ये किससे संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बादामी क्रांति जो है गाइस, याद रखिएगा ये आपके मसाला उत्पादन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर हम पूछे कि गाइस याद रखिएगा गुलाबी क्रांति, ठीक है, आपको ध्यान रखना है गुलाबी क्रांति जो है ये एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों के लिए नहीं पता होगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा गुलाबी क्रांति जो है ये दो चीजों से संबंधित है। पहला जो है ये प्याज से संबंधित है गुलाबी क्रांति, और दूसरा जो है आपको किससे संबंधित है, झींगा से, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि प्याज उत्पादन से जो है गाइस, याद रखिएगा प्याज उत्पादन से जो है कौन सा क्रांति संबंधित है, गुलाबी क्रांति। या फिर अगर आपसे पूछे कि झींगा उत्पादन से कौन सा क्रांति संबंधित है, तो इसका भी आंसर आपका गुलाबी क्रांति होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन नंबर 20 के नाम से कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है, तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी एम के गांधी, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर, या ऑप्शन डी अमिताभ घोष। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन पर आधारित है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसकी सत्य के साथ जो है ये किस भाषा में लिखी गई थी ये पुस्तक, तो यहाँ देखिएगा ये जो है आपकी गुजराती भाषा में लिखी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपकी किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है guys, ये जो पुस्तक लिखी गई थी ये आपका गुजराती भाषा में लिखी गई थी। और दूसरा जो है मोहनदास करमचंद गांधी की जो है ये जो पुस्तक है, इसमें जो है guys, आपको ये याद रखना है कि ये जो है ये कहाँ से कहाँ तक ये पुस्तक लिखी गई मोहनदास करमचंद गांधी के, तो याद रखिएगा बचपन से लेकर जो है इनके जो पुस्तक है इसमें बचपन से जो है 1921 तक का जितनी भी घटना है, ये आपको ध्यान रखना। बचपन से लेकर 1921 तक की जितनी भी घटना है ये आपका किसमें है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक में। तो गाइस आपका जो है आरपीएफ का जो सेट आपका था, सेट आपका 6 था, ये यही कंप्लीट होता है। अगर आपको यहाँ से कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है गाइस कि प्लीज आप सभी अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए और अपना अपना सिलेक्शन लीजिए। कोई भी कंफ्यूजन कमेंट करिए। एंड प्लीज गाइस ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा तो प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।